हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ मेरे बहुत ही फेवरेट राइटर्स सलीम जावेद के बारे में। और सलीम साहब, जावेद साहब, ये शायद इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार राइटर्स थे। हालांकि बहुत सारे राइटर्स, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स ने इंडियन सिनेमा को हर तरीके से सर्व किया है, नवाजा है। लेकिन जैसे कि बोला जाता है कि राजेश खन्ना साहब पहले सुपरस्टार थे, और दो दिलीप साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे। लेकिन रियल टर्म्स में पहला क्रेज़ जो राजेश खन्ना साहब का था, उसी तरीके से कहा जा सकता है कि पहले सुपरस्टार राइटर्स सलीम जावेद साहब थे, जिनके नाम पोस्टर्स पे होते थे, जो किसी भी बड़े स्टार के साथ की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह सकते थे, जिनके नाम पे फिल्में बिक जाती थीं, जिन्होंने राइटर्स को एक अलग मुकाम पे सिनेमा इंडस्ट्री में बिठाया और राइटर्स की अहमियत को भी बताया। बहुत सारे लोग सलीम जावेद साहब की का एक क्रिटिसिज्म ये करते हैं कि उनकी सारी फिल्में कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होती थी, थोड़ा सा यहाँ से उठाया, थोड़ा सा वहाँ से उठाया। देखिए, उन सारी बातों में वो बातें गलत नहीं हैं, लेकिन उन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक ही बात है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। और भले ही वो कुछ हॉलीवुड फिल्मों वगैरह से इंस्पायर्ड हुए हों, कुछ कैरेक्टराइजेशंस वगैरह से इंस्पायर्ड हुए हों, लेकिन उन चीज़ों को इंडियन सेटिंग में रखना, उन चीज़ों को इंडियन सेंसिबिलिटीज़ के साथ जोड़कर कंसिस्टेंटली इतनी सारी सक्सेसफुल फिल्म देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैं एक बात और कहूँगा कि बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं और जो बड़े बड़े थिंकर्स और लिबरल्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लुक डाउन करते हैं जो कि मासेस में बड़ी पॉपुलर होती हैं, लेकिन उनके उन एलिमेंट्स को वो नकारते हैं कि जिनकी वजह से वो पॉपुलर हुई हैं। एक कुछ इस किस्म की फ़िलासफ़ी लिख देना जो बहुत कम लोगों की समझ में आए लेकिन वाकई बड़ी अच्छी हो, कुछ इस किस्म की शायरी लिख देना जो किसी की समझ में ही ना आए लेकिन बड़ी अच्छी मानी जाए कुछ लोगों द्वारा, कुछ इंटेलिजेंसिया द्वारा, कोई ऐसी फिल्म लिख देना जो बहुत कम लोग देखें, ये इससे ज़्यादा मुश्किल होता है कि अपने इंटेलिजेंस को, अपनी सेंसिबिलिटीज़ को डिसिप्लिन करके और थोड़ा सा स्टेप डाउन करके अपने इंटेलेक्चुअल हाई ग्राउंड से ऐसा काम किया जाए जो बहुत सारे लोगों की समझ में आए, बहुत सारे लोग एंटरटेन हो और कुछ अपने साथ वैल्यूज़ भी लेकर जाएं, और उस चीज़ की मास अपील हो, वो चीज़ कमर्शियली सक्सेसफुल हो। इस चीज़ में सलीम जावेद साहब को हैट्स ऑफ है, और वो इस चीज़ में बहुत सक्सेसफुल रहे। मेरा ये मानना है कि वो दोनों लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और उनको अपने बारे में अच्छे से पता था, और वो हर किस्म से काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और वो सिनेमा की लिमिटेशंस भी समझते हैं, वो इंडियन सिनेमा की लिमिटेशंस भी समझते हैं, और वो स्टार सिस्टम को भी समझते हैं, और उसमें उन्होंने किस तरीके से एक जगह बनाई, वो इट ओनली डिज़र्व्स ऑल द प्रेज, ऑल द लव। तो सब लोग जानते ही हैं मैक्सिमम कि सलीम जावेद साहब की जोड़ी बनी। सलीम साहब सीनियर थे और एक्टर भी थे, जावेद साहब उनसे उम्र में छोटे थे, और बड़ी सुपरहिट फिल्में उन लोगों ने लिखी। सीता और गीता के बारे में कहते हैं तो अगेन वो आप कह सकते हैं कि वो राम और श्याम थी, जो कि अगेन एक तमिल फिल्म जैसी थी, और राम और श्याम का एक फ़ीमेल वो था, लेकिन वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, और अंदाज भी उन्होंने लिखी थी। हाथी मेरे साथी और ऐसे एक दो फिल्में और जिसके डायलॉग्स वगैरह भी उन्होंने लिखे थे और वो पॉपुलर हो रहे थे। लेकिन अपने आप में मैं मानूंगा कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एज अ राइटर, एक ऐसे कैरेक्टर को जन्म देना जो कि ब्रूडिंग था, साइलेंट था, फुल ऑफ इंटेंसिटी, फुल ऑफ फायर, जो अंदर ही अंदर जलता था,
और बाहर सिर्फ चिंगारियाँ दिखती थीं, वो भी कभी कभार, लेकिन अंदर की गर्मी का एहसास होता था लोगों को। तो वैसा कैरेक्टर, एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर जो उन्होंने क्रिएट किया, वो मैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। क्योंकि उसके पहले इस तरह का परसोना, इस तरह की कैरेक्टराइजेशन, इस तरह की इमेज शायद ही क्रिएट की गई हो। मैं इस बात को इंडियन सिनेमा में, मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इस तरह की ख़ास इमेज और उस इमेज का इस तरीके से सुपरहिट होना, वो एक अपने आप में एक कमाल था। और सही वक्त पे वो अमित जी को मिला और अमित जी ने उसको बखूबी निभाया और बहुत अच्छा, और वो सारी फिल्में ऐतिहासिक हो गई। जंजीर, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर। दीवार, त्रिशूल और काला पत्थर को तो मैं एक ट्रिलॉजी की तरह मानता हूँ, जो सलीम जावेद और यश चोपड़ा जी की ट्रिलॉजी की तरह मानता हूँ। इनके सारे हीरोज़ बहुत ही डीप थे, बहुत ही इंटेंस थे, उनके पर्सनल मोटिवेशंस बहुत क्लियर थे, उनके अंदर की लड़ाई बहुत भारी थी और जो दिखती थी। और वो एंग्री यंग मैन होते हुए भी इमोशनली वल्नरेबल थे और वो दिखता था। वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टचेस हैं। अमित जी का सीन है परवीन बॉबी के साथ दीवार में, अमित जी का सीन है अपनी माँ के साथ फ़ोन कट जो है दीवार में। उसी तरीके से त्रिशूल में एक सीन है, अमित जी राखी जी से कुछ बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं, तो वो वल्नरेबिलिटी भी दिखाता है। हालांकि त्रिशूल का जो एंग्री यंग मैन था वो ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन नेगेटिव था, काफ़ी बोल्ड था वो, जिस तरीके से अमित जी हेमा मालिनी जी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं वो कैरेक्टर सिंपैथी भी लूज़ करता है उस काम की वजह से। काला पत्थर में जो गिल्ट उनके ऊपर रहता है और उसके बाद भी उनकी वल्नरेबल साइड दिखती है। राखी जी के साथ कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स थे अमित जी के काला पत्थर में, अपार्ट फ्रॉम द ब्रूडिंग इंटेंस यंग मैन। तो वन डायमेंशनल नहीं होता था इनका एंग्री यंग मैन। हालांकि वो गाने वाने कम गाता था और चीज़ों को देखता था, और वो एक तरीके से इल फेटेड हीरो होता था जिसके लिए ट्रेजेडी लिखी ही लिखी है। शक्ति भी एक ऐसी फिल्म है एंग्री यंग मैन की ही सीरीज़ में जिसको उतना नहीं माना जाता है, लेकिन शक्ति को मैं एंग्री यंग मैन का एक एवोल्यूशन मानता हूँ, जहाँ वो सिर्फ सोसाइटी के एक निचले तबके से या वर्किंग क्लास से नहीं आकर एक सोसाइटी के मिडिल क्लास का भी कोई आदमी एंग्री यंग मैन हो सकता है, और उसके एंग्री यंग मैन बनने के पीछे उसके पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके फादर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। फादर सन रिलेशनशिप के ऊपर बनी फिल्मों में मैं शक्ति को बहुत ऊपर मानता हूँ, और ये ख़ासकर सच है उस ज़माने के लिए और उस समय के लिए, जब बाप और बेटे इतने, जैसे आजकल तो दोस्ती हो जाती है, फादर्स आर मोर लाइक फ्रेंड्स टू देयर किड्स। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था, कम होता था, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी कम होता था। अगर बाप जान छिड़कता भी था तो भी वो छुपा के छिड़कता था, और सारी बातें माँ के वाया वाया हुआ करती थी, माँ के थ्रू हुआ करती थी, जो भी शक्ति में इतना ब्यूटीफुली दिखाया है। वो एक अमेजिंग फिल्म है। फिल्म में गज़ब के इमोशनल मोमेंट्स हैं। राखी जी के मरने पे अमित जी का दिलीप साहब के पास आना और वो हाथ पकड़ के रोना, उस सीन में कोई डायलॉग नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन सिनेमा। आई फील एंड आई रेट शक्ति वेरी वेरी हाईली एज अ फिल्म इन टोटलिटी, एज अ वेरी वेरी टाइट इमोशनल फिल्म। इसी तरीके से दोस्ती के ऊपर एक फ़िल्म उन्होंने लिखी थी, दोस्ताना, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और वो फ्रेंडशिप के ऊपर मुझे एक, उसमें भी काफ़ी शेड्स हैं उस फिल्म में, और आई रियली लाइक दैट फिल्म। और शत्रुघ्न सिन्हा का कैरेक्टर, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, और बीच में वो एक लव ट्रायंगल,
काफ़ी अच्छी फ़िल्म थी। और फिल्में तो उन्होंने हर तरह की लिखी। क्रांति भी उनको क्रेडिट की जाती है। और लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्रांति में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मनोज कुमार साहब का था। खैर, जिसका भी रहा हो, जिसका जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा हो, क्रांति भी एक कमर्शियल क्लासिक है और उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। क्रांति में इतने सारे कैरेक्टर्स को मैनेज करना, सबको जस्टिफाई करना, सबको उनका स्पेस देना, सबको उनका मोमेंट देना और साथ में देशभक्ति की वो कहानी को लगातार चलाए रखना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बिलीव मी, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और ये मास्टर्स ही कर सकते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला में भी सलीम जावेद खेले हैं, काफ़ी कुछ खेले हैं। यादों की बारात को भी मैं एक क्लासिक मानता हूँ और वो भी उन्होंने अच्छी लिखी थी। और उसमें मुझे धर्मेंद्र का कैरेक्टर बहुत ही यूनिक कैरेक्टर एक लगता है और धर्मेंद्र अच्छा निभाते थे इस तरह के पात्रों को और बहुत अच्छा उन्होंने निभाया भी था उस फिल्म में। और वो आज भी लोगों को याद है वो फिल्म, वो गाने। एक बड़ी गज़ब की बात यह है कि सलीम जावेद साहब की मैक्सिमम फिल्में जितनी उन्होंने लिखी हैं, वो चाहे डॉन हो, चाहे दीवार हो, जंजीर हो, ये सारी फिल्में, साउथ में भी इन सारी फिल्मों का रीमेक हुआ है और वहाँ पर भी वो सक्सेसफुल रही हैं। तो ये उनकी आर्ट की डेप्थ को भी दिखाता है और उनकी सेंसिबिलिटी को भी दिखाता है। उनकी क्रिटिसिज्म में भी मैं एक दो चीज़ें ये कहूँगा कि थोड़ी सी लव स्टोरीज़ उन्होंने मिल के नहीं लिखी। हाँ, हालांकि बाद में जावेद साहब ने लिखी, वो और भी अच्छा काम कर सकते थे उस ज़माने में, थोड़े और एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। बड़ा अच्छा होता अगर वो कोई बढ़िया सा हिस्टोरिकल काम भी करते जो किसी हिस्ट्री के कैरेक्टर के ऊपर होता, और तो बहुत ही मज़ा आता। और थोड़ा सा जॉनर्स में अगर उन्होंने थोड़ी सी कॉमेडी और उस तरह की चीज़ों के ऊपर भी काम किया होता तो और भी अच्छा लगता था। हालांकि मिस्टर इंडिया अगेन एक, फिर से मैं कहूँगा कि अगेन वो एक क्लासिक है और उसके भी कैरेक्टराइजेशन, उसके भी मोमेंट्स और उसकी भी सब चीज़ें कमाल हैं। तो ऐसे थे हमारे सलीम जावेद। और मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा कि ये फ़िल्म किसकी कॉपी थी और वो सीक्वेंस कहाँ से लिया गया और ये चीज़ें कहाँ से ली गई। मैं बस इतना कहूँगा कि उस टाइम में, उस स्पेसिफ़िक पीरियड में इतने सारे एक्टर्स और इतने सारे डायरेक्टर्स और इतनी सारी कमर्शियल कंपल्शंस के बीच में उस लेवल का काम करना बहुत गज़ब था। और कभी सलीम जावेद साहब की फ़िल्मों में कोई फूहड़पन नहीं होता था और वैल्यूज़ को अपहोल्ड किया जाता था। उनके ख़ासकर उनके विलन्स भी कभी बहुत इस तरह के नहीं होते थे कि वो इस तरह की कोई ऊँची हरकत करें, और डरावने ज़रूर होते थे। और तो इस तरह थे सलीम जावेद साहब। और जो थोड़ी मोड़ी उनको क्रिटिसिज्म मिलती है वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन उससे कहीं कहीं ज़्यादा वो उस प्रेज़ और उस ओवेशन को डिज़र्व करते हैं जो उनको इतनी सारी हिट फिल्मों के लिए मिला। और जो उनको शोले की सक्सेस की वजह से जो उनका बाकी काम थोड़ा सा छुप जाता है, लेकिन वो उससे कहीं बहुत ज़्यादा थे। और हैट्स ऑफ टू देम एंड कुडोस टू देम। थैंक यू।